Good morning, students. This is the fourth lecture of chapter number 2, History, the establishment of British Empire in India. In this lecture, I will explain the Marathas War, Punjabi War, British administration like police, army and many more things. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, इसमें हम आपको बढ़ाएंगे कि मराठा वॉर किस में छिड़ गया और कैसे हुआ, पंजाबी वॉर क्या था, किसके बीच में खेला गया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, पुलिस कैसे हुआ करती थी, आर्मी कैसी थी सेना ब्रिटिश की, जुडिशियल सिस्टम क्या था, ये सारी बातें हम आपको इस लेक्चर में पढ़ाएंगे. Okay, students, are you ready? Let's start. Now, मराठास. अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि ब्रिटिशर जो थे वो मराठा पर किस तरह कंट्रोल चाहते थे, क्योंकि वो बंगाल पर कंट्रोल कर चुके थे, मैसूर यानी कि आपको साउथ में भी कंट्रोल कर चुका था. इनका तीसरा टारगेट था कि किस तरह मराठा पर भी कंट्रोल किया जाए, तो महाराष्ट्र का जो एरिया पूरा है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो वहाँ से भी बिजनेस को एक्सपैंड करने में आसानी हो जाएगा. तो इस बीच में मराठाओं से उनका 3 युद्ध होता है. ठीक है, 3 एंग्लो मराठास वॉर जिसको कहते हैं, 1775 टू 1818 वेयर फाउट बिटवीन मराठास एंड द ब्रिटिश. तो मराठाओं और ब्रिटिश के बीच में 3 बड़ा युद्ध होता है जो 1775 से लेकर के 1818 तक चलता है. The power of Marathas has weakened after their defeat in the third battle of Panipat in 1761. तीसरे युद्ध आते आते देखेंगे हम कि मराठा जो है काफ़ी वीक हो जाते हैं और उनका सारा कंट्रोल वहाँ से खो देते हैं वो. तो पहले थोड़ा सा कुछ और जान लें इसके बारे में. The Marathas were divided into many clans such as the क्या है Bhonsles, the Sindhias and the क्या है Gaekwads and the क्या Holkars. मराठा जो है कई भागों में बटे हुए थे और अलग अलग कई स्टेटों में भी थे. वो चाहते थे, मराठा लोग का भी अपना एक एम था कि हम जो है पूरे इंडिया पर ठीक है कंट्रोल रखें, और इधर ब्रिटिश का अपना था, तो मराठा कई एरिया में बटे हुए थे. द चीफ ऑफ दीज क्लैन वेयर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडेंसरी अंडर द पेशवा. और ये सब किसके अंडर में आते थे? पेशवा. तो पेशवा को हम लोग ऐसे आम भाषा में अभी के हिसाब से कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर. जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो पूरे स्टेट को वो कंट्रोल करते हैं. तो पूरे मराठाओं को कंट्रोल करते थे पेशवा, हु वाज देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लिविंग इन पुणे. तो खासकर मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करते थे पेशवा, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था. The first Anglo-Maratha War was fought during 1775 to 1782. अब देखिएगा कि पहला जो पेशवा के साथ मराठाओं के साथ जो था आपको युद्ध लड़ा गया था आपको ब्रिटिश के जरिए, कंपनी के जरिए 1775 से 1782. इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कई सारे टेरिटरी इसमें भी लगभग वो हार गए थे. फिर कुछ सालों के बाद दूसरा भी होता है 1783 टू 1805. The Second Anglo-Maratha War, 1803 to 1805, broke out when Peshwa Bajirao II signed the Treaty of Basin as a subsidy alliance for the Maratha. अब देखिएगा कि सेकेंड एंग्लो वार में भी आपको जो है कुछ टेरिटरी ये खो देते हैं, खास करके जो वार शुरू होता है 1803 से लेकर के 1805 तक में. तो इस तरह देख रहे हैं कि धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, यानी कि अपना टेरिटरी वो धीरे धीरे खो रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश पर उसका कब्जा होना शुरू हो गया. और थर्ड तो खैर डिसीजन मेकिंग था. द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1818 सक्सीड इन कंप्लीटली क्रशिंग द मराठास पावर. अब देखिएगा इस बात पर गौर करेंगे, क्रशिंग द मराठास पावर यानी कि वो धीरे धीरे एकदम थर्ड एंग्लो वार आते थे एकदम यानी कि चूर कर, यानी कि एकदम ख़त्म कर दिए. द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट ऑफ बिथूर नियर कानपुर विद अ पेंशन. और पेशवा का भी साम्राज्य लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया, वहाँ से चले गए कहाँ?
कानपुर में। तो 1817 से 1818 तक आकर मराठा पर भी लगभग आपको ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हो गया और उनको भी सब्सिडी अलाइंसेस करना ही पड़ा विद द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों के साथ। तो इस तरह देखते हैं कि अब मराठाओं पर भी अंग्रेजों का पूरी हुकूमत होने लगी। ओके, नेक्स्ट। नाउ इट्स पंजाब। अब आइए कि ब्रिटिश जो है किस तरह पंजाब पर अपना कब्जा करते हैं। तो ब्रिटिश को एक डर था कि जिस तरह जो है आपको रशिया जो है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के आसपास में फैल रहे थे, तो ब्रिटिश को एक डर था कि हो सकता है कि रसिया का इंटरफेयर हिंदुस्तान में अगर हो जाएगा तो फिर हमको, ठीक है, यहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम अभी तक सेंट्रल पावर में नहीं आए हैं। यानी कि नॉर्थ का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट साउथ का हो चुका था, तो वो सेंट्रल पार्ट में आना चाहते थे। यानी कि आपको, ठीक है, दिल्ली या दिल्ली के बगल में जो पंजाब था या अफ़गानिस्तान वगैरह था, तो इन सब में वो चाहते थे कि यहाँ अगर मेरा कंट्रोल हो जाए तो लगभग लगभग पूरे हिंदुस्तान या पूरी इंडिया में मेरा कंट्रोल हो जाएगा। तो अफ़गानिस्तान में इन्होंने 1842 में लगभग वहाँ अपना पावर कंट्रोल कर लिया था। अब इनका मेन टारगेट था पंजाब, और पंजाब के महाराजा थे महाराजा रंजीत सिंह, जो कि एक पावरफुल किंग थे। तो उनके रहते हुए ज़रा बहुत मुश्किल था इनके साथ। द सिख अंडर महाराजा Ranjit Singh had become a formidable power. During his reign, the British did not interfere in their internal affair. तो इनके रहते हुए ब्रिटिश को इंटरनल अफेयर में या दाखिल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। After his death in 1839, there was a struggle for power. जब इनका मृत्यु हो गया 1839 में, तब क्या था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं रहा अब, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो रूलर थे वो डेथ कर चुके थे, और ब्रिटिश को लगा कि यही सही वक्त है कि अब हम अपना यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं। तो इन 1849 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश अंडर लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के ज़रिए, उस वक्त के गवर्नर थे, 1849 में पंजाब पर भी वो कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से पंजाब भी उनके अंडर में आ गया। यानी कि अफ़गानिस्तान हुआ, सिंध हो गया, बर्मा हो गया, नेपाल हो गया, पंजाब हो गया, यानी कि सेंट्रल पार्ट में भी इनका धीरे धीरे कब्जा हो गया। अब ये सेंट्रल में भी हो गया, नॉर्थ में भी हो गया, साउथ में भी, तो धीरे धीरे लगभग हिंदुस्तान के 70% पर इनका कब्जा हो चुका था। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब जानेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। तो हिंदुस्तान में कुछ ऐसे पार्ट्स थे जिस पर अभी तक ब्रिटिश का कब्जा नहीं हुआ था। वो चाहते थे कि यहाँ भी मेरा किसी तरह रूल हो जाए, यानी कि कब्जा हो जाए, इस टेरिटरी पर भी हमारा जीत जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक कानून बनाया जिसका नाम रखा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप। वाज ए पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून बनाया था। इस कानून में था क्या कि अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, देयर किंग वुड लैप्स, हो गया, दैट इज वुड बी बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी। यानी कि ऐसे राज्य जहाँ के राजा अगर डेथ कर जाते हैं और उनका वारिस नहीं होता, यानी कि उनके बाद राज्य संभालने वाला कोई इनका बेटा नहीं होता है, तो ऐसे राज्यों पर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे राज्य थे। द राइट्स ऑफ द अडॉप्टेड चिल्ड्रन वे आर नॉट एक्सेप्टेड। और इसमें किसी गोद लिए हुए बच्चे को राजा बनाने या किसी दूसरे को राजा बना करके शासन करने का कोई कानून नहीं था। जिसमें बहुत सारे स्टेट थे, सतारा था, संभलपुर था, उदयपुर था, नागपुर था, एंड झांसी वे आर ऑल एनेक्स्ड बाय दिस डॉक्ट्रिन। और ये सारे स्टेट जो है इसी कानून के वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए। और इसमें एक स्टोरी तो हमने बहुत सुना होगा, झांसी, जिसकी महारानी थी लक्ष्मी बाई। तो एक महान रानी जो इसी कारण जो है लड़ाई युद्ध लड़ती है अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि वो अपना जो है टेरिटरी किसी भी तरह से गिव अप यानी कि देना नहीं चाहती है ब्रिटिश को। तो जिसमें वो खास करके लड़ी, और लड़ने के बाद फिर वो मर गई, लड़ते लड़ते मरी, लेकिन किसी तरह वो दी नहीं। तो ये स्टोरी हमने कई बार सुना भी होगा झांसी की रानी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू लर्न
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी ब्रिटिश को। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्टेट को रूल करना इतना आसान तो नहीं था। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम इसको जो है अच्छे तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ स्ट्रॉन्ग करना होगा। Okay, the British divided their territories into administrative units which were called presidencies. तो इसको क्या कहते थे हम लोग? प्रेसिडेंसीज कहते थे। बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास वेयर द थ्री प्रेसिडेंसीज, और तीन प्रेसिडेंसीज स्टेट को चुना गया, जिसमें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो इसका मेन सेंटर था। Each presidencies was ruled by a governor assisted by a council, और तीनों को एक गवर्नर के जरिए रूल करना था। द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वाज द गवर्नर जनरल, और उसके जो सुप्रीम थे तीनों के, वो होते गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773 टू 1785। 1773 से 1785 में वारेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे, और जिन्होंने ये तीनों प्रेसिडेंसीज को अच्छी तरह से कंट्रोल किया। ही वॉज ऑफ द की फीचर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज पावर, और इस कंपनी के पावर को एक्सपेंड करने के लिए उनको एक अहम किरदार माना जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसीलिए चुन किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको कंट्रोल कर सकें। The territory held by the British were divided into various districts. These districts formed the basic unit of administration. अब देखिए कि स्टेट को अब डिवाइड कर दिया गया और बेहतर कंट्रोल करने के लिए किसमें? डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया, और हर डिस्ट्रिक्ट का एक एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर को अपॉइंट किया गया, जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कंट्रोल रखेंगे और उसका रेवेन्यू, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करके ब्रिटिश कंपनी को देंगे। तो जिस तरह देखिएगा हिंदुस्तान में भी इसी तरह, देखिए यही कहाँ से स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आज भी हमारे हिंदुस्तान में उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही, ठीक है, चुना हुआ या उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का शुरू किया हुआ ही आज भी हमारे देश में लॉ कुछ कुछ फॉलो करते हैं। जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, स्टेट को डिवाइड करती थी डिस्ट्रिक्ट में, सेम उसी पैटर्न आज भी हमारे फॉलो होता है। जैसे हमारा देश इंडिया इतना बड़ा है, तो इसके एक प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर पूरा अपना कंट्रोल तो नहीं रख सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर में भी होते हैं गवर्नर, जो उस पूरे स्टेट को वॉच करते हैं। और हर स्टेट को बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है किसमें? डिस्ट्रिक्ट में। तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर अकेले भी एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना उनकी बस की बात भी नहीं है। जैसे हमारा ही बिहार का एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि बिहार इतना बड़ा स्टेट है, इसके एक चीफ मिनिस्टर हैं, तो इतने बड़े स्टेट को अकेले तो नहीं संभाल पाते हैं। तो या उनको हर जगह कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्राइम हुआ, किसने क्या किया, तो उसको पूरा कंट्रोल वो नहीं कर पाते, तो वो डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट में। और हर डिस्ट्रिक्ट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेड होते हैं, जो कलेक्टर यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको हम कलेक्टर भी कहते हैं। उनका काम है पूरे स्टेट में कंट्रोल रखना, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के जो भी रेवेन्यू, टैक्सेस वगैरह जो भी होते हैं, क्राइम वगैरह, सबको कंट्रोल करना। और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अकेले नहीं करते, तो वो डिवाइड कर देते हैं थाना में, तो थाना के जरिए वो भी कंट्रोल करते हैं। तो हर एरिया का अपना अपना एक देखते हैं थाना होता है, जो भी कहीं क्राइम होता है तो पहले लोकल थाना में ही कंप्लेन वगैरह किया जाता है। तो इस तरह से पूरा कंट्रोल किया जाता है, जिससे एकदम आपको ग्रास रूट्स तक पकड़ रखा जाए। तो ये देन था ब्रिटिशों का, ब्रिटिश के ही ज़माने से ये, ठीक है, फॉर्मूला मतलब चला आ रहा है, जो आज भी हमारे गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। ओके स्टूडेंट, नाउ पुलिस। अब देखेंगे पुलिस के बारे में कहाँ से ये आता है। द लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएटेड अ परमानेंट पुलिस फोर्सेस इन इंडिया। द डिस्ट्रिक्ट वेयर डिवाइडेड इनटू थानास, यूनिट ऑफ पुलिस जुडिक्शन, which were under the charge of daroga यानी कि ऑफिसर। The village and cities also appointed चौकीदार and कोतवाल।
तो देखिए पुलिस सिस्टमिंग जो स्टार्ट करने का श्रेय जाता है वो जाता है किनको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इन्होंने ही सबसे पहले ये ठीक है स्टार्ट किया था पुलिस का, जिसको कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दीजिए थाना में तो ज़्यादा बेहतरीन से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और गांव में खास करके चौकीदार और कोतवाल इनका यही काम था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना और जो भी क्राइम वगैरह होता है उसका रिपोर्ट करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरह से कंट्रोल किया जा सके। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इनको अच्छे से याद रखेंगे। The district superintendent supervise the administration of the police of a district। तो हर डिस्ट्रिक्ट के जो सुपरिटेंडेंट होते थे उनको क्या कहते थे, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जिनका काम है डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को तो कंट्रोल करना। और इसमें भी जितने ऑफिसर होते थे वो मोस्टली होते थे आपको ब्रिटिशर, यानी कि जो हाई रैंक में होते थे, जो लोअर यानी कि हवलदार वगैरह होते थे वो सब होते थे इंडियन। तो हाई रैंक इसमें भी आपको ठीक है फिक्स था, किसके लिए, ब्रिटिशरों के लिए। तो ब्रिटिशर ही हाई रैंक पर होते थे। ओके स्टूडेंट, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, Warren Hastings and Lord Cornwallis to institute a judicial system in India based on the colonial standard। अब जानेंगे बच्चों इसमें कि जाहिर सी बात है क्राइम तो होगा ही, और उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तो पुलिस है, लेकिन पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना यानी कि जांचना, और उस पर सजा कौन देंगे, तो इसके लिए सेटअप किया गया जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जज अपॉइंट होंगे, जज उस पर फैसला करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो वारेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन दोनों को ये श्रेय जाता है कि जुडिशियल सिस्टम जो हिंदुस्तान में अगर स्टेबलाइज्ड हुआ यानी कि स्थापित हुआ तो ये इन्हीं दो लोगों का देन है। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज स्टेबलाइज्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव टू कोर्ट, अ फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट एंड अ दीवानी अदालत सिविल कोर्ट। तो स्टूडेंट समझेंगे कि 1772 में ही ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो इसमें ही कहा गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में दो तरह के कोर्ट होंगे, फौजदारी अदालत यानी कि जो भी क्राइम वगैरह करेंगे, मर्डर वगैरह लूट मार, उसके लिए क्रिमिनल कोर्ट होंगे, एंड सिविल कोर्ट होगा, झगड़ा लड़ाई या शादी ब्याह का कोई इस तरह का कोई मसला होता है ज़मीन वगैरह का, तो ये सब सिविल कोर्ट में जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम ये थी कि हिंदुस्तान में आबादी थी हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी। तो अब हिंदुओं के लॉ तो उनके अलग होते हैं, रीति रिवाज से लेकर के शादी ब्याह से लेकर के क्राइम से करने का, और मुसलमानों में भी अलग तरह के लॉ हैं। तो अब प्रॉब्लम ये था कि जजमेंट कैसे दिया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू हिंदूज लॉ के हिसाब से दिया जाए या मुस्लिम, या दोनों का अलग अलग हिसाब। तो इसलिए ब्रिटिशर जो थे वो दोनों ही को कहते हैं कि आप अपने अपने धर्म के हिसाब से लॉ बना करके हमको दीजिए, जिससे हम जो है जजमेंट जो है ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो हिंदू पंडित को भी बुलाया गया और मुसलमान के जो मौलवी होते थे उनको भी कहा गया कि आप अपने अपने धर्म के हिसाब से ठीक है एक लॉ बनाइए और उसको हमको दीजिए, उसी हिसाब से हम उसको ठीक है पढ़ने के बाद जजमेंट करने में हमको आसानी होगा। तो दोनों को बुला करके देते हैं और तब जा करके फिर दोनों का अलग अलग तरह का रूल एंड रेगुलेशन देखते ही हैं कि हिंदुओं के भी अलग हैं तो मुसलमानों के भी अलग हैं। तो सिविल में थोड़ा सा दोनों का अलग अलग हो जाते हैं, चाहे वह शादी वगैरह का भी मसला हो या फिर और भी तरह के। तो इस तरह से देखेंगे कि जुडिशरी सिस्टम हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ। तो खास करके ध्यान रखिएगा 1772 से ही ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस आते हैं, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, आर्मी, अब देखेंगे सेना की क्या जरूरत होती है। द आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर डिफेंडिंग, कंसोलिडिंग एंड एक्सपैंडिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द नेबरिंग एरियाज। अब जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश का एम्पायर जो हिंदुस्तान में इतना फैल गया और आसपास के जो नेबरिंग कंट्री थे या कुछ यूरोपियन कंट्रीज थे, ब्रिटिश को अक्सर इनसे खतरा रहता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आर्मी को रखना होगा और अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करना होगा बेहतरीन तरीके से, जिससे कि अगर किसी तरह का कोई अगर झगड़ा लड़ाई भी होता है या एक दूसरे पर अटैक भी होता है तो हम उसको डिफेंड ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकें। इसलिए ब्रिटिश के दिमाग में ये चीज़ आया कि हमें अपने आर्मी को रखना होगा ज़्यादा से ज़्यादा।
द कंपनी आर्मी वॉज वेल ट्रेंड एंड डिसिप्लिन। तो कंपनी के जो आर्मी होंगे वो एकदम वेल ट्रेंड होंगे, मॉडर्नाइज होंगे, जिसमें आपको गन वगैरह का भी यूज़ किया जाएगा। तो उसमें सिर्फ पैदल या तलवार वगैरह से नहीं, बल्कि मॉडर्नाइज तरीके से, यानी कि गन का, बारूद का भी यूज़ किया जा सके, जिससे हम, ठीक है, किसी भी युद्ध में हार न पाए। दे रिसीव गुड सैलरीज रेगुलरली। जो भी आर्मी में होते थे उनको एक अच्छी सैलरी मिलती थी, जिससे वो वफादार रह सकें और कभी आर्मी जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश नहीं जाए। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर। अब जाहिर सी बात है, सारे फौजी तो ब्रिटिशर नहीं ना हो सकते हैं, तो कुछ तो इंडियन को भी लेना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे इंडियन को भी अपने सोल्जर में, यानी कि आर्मी में अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन उनको हायर रैंक नहीं देते हैं, यानी कि नीचे ही तक का रखते हैं, सिपाही वगैरह बना कर रखते हैं। जो हायर पोस्ट होता है वो अपने लिए था, उनके लिए। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंडियन सोल्जर को भी रख लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि एक तो इंडियन को हायर पोस्ट नहीं मिलता है, तो उससे भी बहुत सारे इंडियन जो है वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं कि आर्मी में हमको हायर पोस्ट नहीं मिलता है, जबकि सबसे ज़्यादा कुर्बानी, सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम फेस हम ही को करना पड़ता है। और दूसरा ये था कि एक तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट जो था उनके खिलाफ जा रहा था। उसमें हुआ क्या कि एक ऐसा गन इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें जो है उसका जो खोल होता है, जो गन का कवर होता है, उसको मुंह से खींचना पड़ता था, और जिसमें खासकर रिलीजियस सेंटिमेंट को ज़्यादा हर्ट होता था, क्योंकि बहुत सारे उसमें आपको हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे सोल्जर में, इंडियन। तो उसमें जो होता था, उसमें ये कहा गया था, या कहीं से ये अफवाह था कि क्या थी, कि वो जो खोल है जिससे मुंह से खोल करके गन में फिट करना पड़ता है, वो काउज के चर्बी का है या फिर पिग के है। तो जो हिंदू सेंटिमेंट होता था उनको काउज से उनके हर्ट होता था, रिलीजियस सेंटिमेंट, और जो मुस्लिम होते थे वो पिग का सुन करके। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक तरह से टेंशन डेवलप हो गया दोनों में, तो वो ब्रिटिश के थोड़ा धीरे अगेंस्ट हो गया। दीज डेवलप टेंशन विथ अल्टीमेट रिजल्ट इन द सिपाही म्यूटिनिटी ऑफ 1857। और ख़ास के ये जो है, ये तब गुस्सा फूटता है जब 1857 में मंगल पांडे के ज़रिए जब वो विद्रोह कर देते हैं ब्रिटिश का, जो हम लेक्चर 1 में भी हमने उसके बारे में अक्सर आपको वीडियो के हिसाब से बताया भी था, जो आप देख सकते हैं। और इस पर हो सकता है तो हम डिटेल में भी अगले चैप्टर में इसको बताएंगे कि म्यूटिनिटी ऑफ 1857 क्या थी और लोग ब्रिटिश के खिलाफ क्यों सोल्जर्स हो गए थे, जो कि लेक्चर 1 में भी हम आपको बताए हैं कि पिक्चर के मंगल पांडे, और आपको लगान में पिक्चर देखे किस तरह फार्मर नाराज रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंक्लूजन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आएंगे कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में जब हमको ये पता चलता है, तो इस पूरे स्टोरी को सुनने से हमको ये पता चलता है कि जो हमारा टॉपिक था, स्टेबलाइजमेंट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो ये सही बैठता है कि किस तरह ट्रेड से वो जो है टेरिटरी तक रूल करते हैं। इसलिए कहा जाता है ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान में कदम रखा ट्रेड के लिए, और आखिरकार वो यहाँ के रूलर बन गए। A company that entered India in order to trade finally gained power with the territories of India and became the ruler of our country. तो ट्रेड करने के लिए हिंदुस्तान में इंटर किया और यहाँ के वो रूलर हो गए। तो इस तरह से पूरी स्टोरी का निचोड़ यही रहा, कंक्लूजन। ओके स्टूडेंट्स, I will give you some questions. These questions are very important for your upcoming examination. I hope you can answer these questions very easily. But if you have any confusion, you just call me and ask me. My contact number is 9852456563. Okay students, I hope this video is completely helpful for you. Thanks you students. Stay home, stay safe.